बात हैं उन सवालों को हम लोग आज से सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे हमें इस बात का अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मैं 2017 के पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। कुछ व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आप तक सूचना अगर चली गई होगी तो अच्छी बात है, अगर आप तक सूचना ना गई है फिर भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो आइए समय को बिना नष्ट किए हम लोग शुरू हो जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठ जाओ। क्वेश्चन बैंक गोल्डन वाला लेना भाई। A1 प्रकाशन का देख लो, किताब देख लो, वरना नंबर और क्रम संख्या बिगड़ सकता है। A1 प्रकाशन का है गोल्डन, सीनियर सेकेंडरी 10+2। क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है सॉल्व आंसर। सॉल्व तो इसमें बहुत ही अशुद्ध है, तो सॉल्व पर तो हम जाएंगे नहीं। 2023 इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप अगर इस पुस्तक से तैयारी कर रहे हो ना, तो इसी पुस्तक से हम आप तक प्रश्नों का सलूशन पहुंचाएंगे। 2017 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन है केडी टाइप के, उन प्रश्नों पर हम समय नाश नहीं करेंगे, केवल रिवाइज करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो क्वेश्चन है, आप किताब से मिलाओ। पहला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आवेशित खोखले गोलीय चालक है, यानी इसके बाहर सतह पर चार्ज है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा। तो ये तो आप बहुत आसानी से टिक आउट कर दोगे कि खोखले गोले के अंदर चार्ज कितना होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। और इसको डिराइव भी किया गया है गॉस थ्योरम से, इसको मैंने प्रमाणित भी किया है। अगर यह ठोस धातु का गोला भी होता ना, ठोस धातु का गोला भी रहता, इस पर चार्ज डालते तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। खोखला अगर गोला है, अब इस पर चार्ज डाल रहे हैं तो भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ठोस गोला है लेकिन ये मेटल का है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर ये नॉन मेटल का होगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पाए जाते, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होंगे। अगर ये गोला ठोस होता और मेटल का बना होता तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अब इसका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता। वोल्टेज कितना होता? तो जो सरफेस पर वोल्टेज है ना, वही वोल्टेज अंदर चला आता। और सरफेस पर आप लोगों को वोल्टेज पढ़ाया गया है KQ/R। तो अंदर कोई भी पॉइंट पर आप लेंगे, अंदर कोई भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, लेकिन विभव हर जगह कांस्टेंट होगा KQ/R। कौन सा विभव होगा? तो जो सरफेस पर विभव होगा वही विभव अंदर चला आएगा। तो ये सब पूरा डिटेल में यार बताया हुआ है आपको क्लास में, तो उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। अंदर में धातु का अगर ठोस गोला है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और धातु का नहीं है, किसी का खोखला गोला है तो अंदर में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। खोखला गोला और धातु के ठोस गोला, फिर से सुनो, खोखला गोला और धातु के ठोस गोला के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब अंदर में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां विभव कांस्टेंट होगा। विभव कितना होगा? तो जो सरफेस पर विभव होगा वो अंदर में विभव आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में कोई जान नहीं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये और भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि 3 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ते हैं तो इसका समतुल्य धारिता कितना होगा। देखो श्रेणी में जुड़ता है तो समतुल्य धारिता का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी के लिए रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है। और समानांतर में जुड़ता है तो सीधा जोड़ 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सब बताया हुआ है, बस इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कहा है कि 3 संधारित्रों को श्रेणी में जुड़े हैं और तीनों का मान इक्वल है। 3 संधारित्र जिनके प्रत्येक का मान C है, यानी C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है। अगर इक्वल मान का कैपेसिटर अगर श्रेणी में जुड़ेगा, इक्वल मान का कैपेसिटर अगर श्रेणी में जुड़ेगा तो भाई इसका C इक्विवेलेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हो C/N। और C है
वैल्यू है c और संख्या है 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा c/3। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है यार, तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट इस तरह के क्वेश्चन के लिए मत करिए। थोड़ा साफ सफाई में जो टाइम लगता है ना, हम लोगों के पास उस तरह के बोर्ड नहीं है, सुविधाएं नहीं है, खासा टेक्नोलॉजी के अभाव में जीते हैं, फिर भी मस्त रहते हैं, क्योंकि अभाव में भी अगर प्रभाव दिखा दो ना तो तारीफ के पात्र बनोगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा जान है, दो सेलों को, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, तीसरा 2017 के क्वेश्चन बैंक में पूछा, वो 2017 में पूछेगा एग्जाम का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दो सेल हैं और समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सेल का ईएमएफ और रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध डिफरेंट होना, तब समानांतर में जोड़ने पर, अगर मान लो कि दो या दो से अधिक सेल को आप समानांतर में जोड़ते हो, दो या दो से अधिक सेल को पैरेलली आप कनेक्ट करते हो ना, और प्रत्येक सेल का ईएमएफ अगर अलग अलग है, E1 है, E2 है, E3 है, इस तरह से En है, अब इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, अब इसको आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में समतुल्य ईएमएफ जो होता है, पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लो, E इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है E1 बटा में R1, E1 बटा में R1 प्लस E2 बटा में R2 प्लस E3 बटा में R3 डॉट 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 और बटा में 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। ये तब लागू होगा जब सेल का ईएमएफ अलग अलग होगा और आंतरिक रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। तो इस कंडीशन में आप ये फार्मूला लगाओगे, ध्यान से सुनो, फार्मूला देख लो, E1 बटा में R1 प्लस E2 बटा में R2 प्लस E3 बटा में R3 डॉट डॉट डॉट, जितना सेल होगा उतना तक आप नंबर लेकर जा सकते हैं, और कंप्लीट बटा 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डॉट 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 डॉट, जितना नंबर होगा वहां तक ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके प्रश्न में मात्र 2 को सेल दिया हुआ है। हाँ, एक बात आप ध्यान दे दो, अगर सबका ईएमएफ सेम है और सबका आंतरिक रेजिस्टेंस सेम है तो E इक्विवेलेंट E के बराबर ही हो जाएगा। कैसे सुनो, अगर आइडेंटिकल सेल जुड़े, आइडेंटिकल सेल मतलब एक जैसे सेल जुड़े हैं जिनका ईएमएफ भी सेम है, आंतरिक रेजिस्टेंस भी सेम है, तो समानांतर में जोड़ने पर वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, E ही रहेगा। समानांतर में जोड़ने पर वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, E ही रहेगा। जितना एक सेल का रहेगा उतना सबके, मतलब एक सेल का अगर ईएमएफ 2 वोल्ट है तो 50 वो सेल भी अगर हम पैरेलली जोड़ देंगे ना तो उसका ईएमएफ समतुल्यता कितना निकलेगा, 2 वोल्ट ही निकलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगी। लेकिन ईएमएफ अलग अलग है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में जब उसको पैरेलली हम जोड़ेंगे ना, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो ईएमएफ का इक्विवेलेंट फार्मूला होगा ये वाला हो जाएगा, ईएमएफ का ये जो फार्मूला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दिस वन। इसे उतार लो, उसका बटन दबा करके इसको उतार लो, और इसको देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखना है। 2 को सेल है, आपको 2 को सेल है, इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट पूछ रहा है, एक का सेल है E1 बटा में R1 प्लस E2 बटा में R2 और बटा में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो R2 से इसमें गुना होगा तो E1 इंटू R2 प्लस R1 से इसमें गुना होगा तो E2 इंटू R1, और नीचे रह जाएगा इसके नीचे R1 इंटू R2, फिर बटा में मुख्य बटा ये वाला यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर R1 प्लस R2, ऐसे तो R2 प्लस R1 होना चाहिए, हम ऑर्डर को सजा के लिख दिए, बटा में R1 इंटू R2, तो इससे ये कट जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 प्लस R2। ए वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन संख्या बी, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा में R1 प्लस R2।
यानी तीसरा क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही माना जाएगा। इससे आप निकालना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर तेजी से रिपीटली एकदम 30 क्वेश्चन है, 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना है। जो समय आज बचाता है वो कल के लिए काम आता है। यानी आप के पास स्पीड भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जब जैसा जरूरत पड़ेगा उसका प्रयोग करना। ये तो आपको याद रखने वाली चीजें हैं। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए r का मान 0 से, r का मान 0 से छोटा यानी नेगेटिव होता है। प्रतिचुंबकीय के लिए, अणु के लिए r का मान 0 और 1 के बीच में होता है। r का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। हो गया अणु चुंबकीय के लिए। और लौह चुंबकीय के लिए r का मान 1 से बहुत बड़ा होता है, r का मान 1 से बहुत बड़ा होता है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ पे चुंबकशीलता r का मान यानी मीवार का मान, चुंबकशीलता क्या होगा? तो मीवार का मान यानी चुंबकशीलता 1 से बहुत बड़ा होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता 1 से बड़ा होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता 0 से छोटा यानी नेगेटिव होगा। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता, फिर से सुनिए, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गया। प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू का मान जो होगा वो 0 से छोटा यानी नेगेटिव होगा। अच्छा, अनुचुंबकीय के लिए जो म्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, अब 1 से छोटा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, लौह चुंबकीय के लिए जो म्यू का मान होगा यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए जो चुंबकशीलता होगा वह 1 से बहुत 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 बड़ा होगा। यानी आपके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है चौथा नंबर कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है तो 1 से बहुत बड़ी। इसे उम्मीद है आप बना लिए होंगे। ये देखो भाई, ध्रुवण का प्रबलता यानी पोल की इंटेंसिटी एम्पियर मीटर में होती है। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन का इसका आंसर गलत बनाया है, एम्पियर मीटर इसका सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन संख्या सी। पांचवा क्वेश्चन जो है वह यही है कि ध्रुव की प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। याद रखना, ध्रुव की प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। पहला, दूसरा और अंतिम गलत है। पहला में न्यूटन डाला है, गलत है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर डाला है, भी गलत है। एम्पियर मीटर ही सही होगा। चौथा में टेस्ला डाला है, टेस्ला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी आपको एम्पियर मीटर का ऑप्शन सही मारना है। और देखो, ये सब चीजें याद करने वाले जीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है सब जानते हैं, नाइक्रोम के निक्रो तार होते हैं। तो छठा नंबर ऑब्जेक्टिव तो आपका स्मरण शक्ति पर है, याद है तो सही बात, नहीं याद है तो आप इसे कुछ नहीं कर सकते। सातवां ऑब्जेक्टिव जो डाला है उसमें कहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित ऊर्जा मतलब कि कोई भी यंत्र जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्जर्व करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो उपभोग करता है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो एनर्जी एक प्रकार का हीट ही है, या हीट एक प्रकार की एनर्जी है। तो हीट के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, VIT। तो अगर I हमारा कांस्टेंट है और टाइम हम सबके लिए जैसा मान ले, तो हीट जो होगा वो वोल्टेज के समानुपाती होगा, यानी ज्यादा, यानी एनर्जी जो होगी ना, एनर्जी वह एनर्जी वोल्टेज पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? वोल्टेज पर। हीटिंग इफेक्ट्स के क्वेश्चन आप इसको जोड़ सकते हो बहुत सरलता से, बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लॉस नहीं मत करो। अगला देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बताया गया है कि एक ऐसा प्रतिरोध होता है जो पैरेलल करंट को बांटने की कोशिश करता है। अब जैसे ये दोनों अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो यहां से बहने वाली धारा एक इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी। ये जो दोनों धाराएं होंगे वो पैरेलल कहे जाएंगे। अगर यहां पर एक तीसरा रेजिस्टेंस जोड़ दे
तो एक पैरेलल धारा का कुछ अंश ऊपर से लेना चाहेगा या कुछ अंश नीचे से लेना चाहेगा, यानी पैरेलल करंट को यह रेजिस्टेंस बांटेगा, यह रेजिस्टेंस जो कहलाएगा ब्रिज प्रतिरोध कहलाएगा। इसका पूरा नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध का खोज व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऐसे कंडीशन में इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध किस काम आता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने में काम आता है। आपके लिए इसके लिए फार्मूला आपको पढ़ाए हैं कि R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ऐसा बताया हुआ है। जब R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 हो जाता है तो ये कंडीशन संतुलित माना जाता है, यानी ऐसे कंडीशन में ब्रिज प्रतिरोध से शून्य करंट फ्लो करते हैं। तो याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध का एक महत्व यह भी है कि इसके सहायता से हम लोग निम्न प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। निम्न प्रतिरोध का मान कितना है या इस बात को हम सरलता से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। प्रतिरोध के मान ज्ञात करने में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध का योगदान होता है। हाँ, एक न्यूमेरिकल आया अल्टरनेटिंग ग्रह से। 9th नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 2017 में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी है, 100 पाई टी है। तो क्या करें, तो इसमें आपको बताना है ना कि आवृत्ति कितना है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वाट निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सरलता से बनेगा। I बराबर आप जो जानते हो, ये जानते हो I0 साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिव करंट में पढ़ाए हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, I0 साइन ओमेगा की जगह पर लिख सकते हो 2 पाई f इंटू टी। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इन दोनों सूत्रों को ध्यान से देखो, ए वाला सूत्र और ए वाला सूत्र को ध्यान से देखिए। इसमें अगर ये पूछ देता कि I0 कितना हो गया, यानी शिखर धारा कितना होगा, तो I0 के सामने हमारे पास दिख रहा है 0.6, यानी I0 का मान अगर पूछता तो I0 का मान हम डायरेक्ट लिख देते 0.6 एम्पियर। I0 नहीं पूछा, यानी शिखर धारा नहीं पूछा, पूछा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जिम्मेवार है, दोनों को इक्वल कर दो, यानी 2 पाई ft बराबर 100 पाई टी। टी से टी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2f बराबर 100, तो f बराबर हो गया 50 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा 50 हर्ट्ज, बी। 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, 50 हर्ट्ज। इसको कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। कंपेयर करके दो सूत्रों को लिख करके आपस में कंपेयर करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को लिख दिया जाता है, इससे मान सरलता से प्राप्त हो जाती है। बहुत छोटा छोटा सवाल है यार, अगर ईमानदारी और निष्ठा से पढ़े ना, साइंस में यकीन कर रहा हूं, अगर निष्ठा से आप पढ़ाई करते हो, एकदम पूजा करने के समान आप पढ़ते हो ना, तो 100% क्वेश्चन बनना ही चाहिए। हाँ, प्रतिघात एक प्रकार का प्रतिरोध होता है बंधु, इसलिए इसका मात्रक ओम होगा। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि प्रतिघात का मात्रक क्या होगा, तो ओम होगा, क्योंकि एक प्रकार का प्रतिरोध है। शीर्ष धारा I0 और वर्गमूल धारा RMS में क्या संबंध है, आपको पढ़ाया गया है IRMS बराबर, फॉर्मूला पढ़ाए हैं IRMS बराबर I0 बटा √2। अब इसके बीच में एक रिलेशन देखना है, तो रिलेशन I0 बराबर √2 IRMS, ये भी एक रिलेशन माना जाएगा। ऑप्शन मैच कराते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। इसमें पहला ऑप्शन मिला, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन मिला I0 बराबर √2 IRMS, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट दर्शन के लिए कौन सा है, सब जानते हैं अवतल लेंस।
कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांति कोण सबसे कम होगा। अब देखो भाई, इसमें आप ये बताओ, कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है, मान लो एक कांच, इधर कांच है, इतना मोटा कांच है, यहां से लाइट हवा में प्रवेश कर रहा है, हवा में प्रवेश कर रहा है, कांच से हवा में प्रवेश करेगा तो यह अविलंब से दूर भागेगा। अच्छा, सबसे अविलंब से दूर भागेगा, भागते भागते अगर सरफेस पा जाए, यानी यहाँ एंगल 90 डिग्री बन जाए, अपवर्तन कोण 90 हो जाए, तब जाके क्रांति कोण कहलाता है। आई को आईसी कहते हैं। क्रांति कोण का डेफिनेशन पढ़ाए हैं कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री। तो बताओ हमको, सबसे ज्यादा डेविएशन तो बैगनी किरणों में होती है, यानी लाल किरणों को अगर हमें डेविएट करना है तो इसको ज्यादा एंगल देना पड़ेगा। जितना एंगल देंगे उतना ही डेविएशन जल्दी होगा, यानी यहां एंगल बढ़ाएंगे इसका डेविएशन बढ़ेगा। लेकिन ये मान लेना कि लाल किरण जल्दी मुड़ता ही नहीं, बैगनी किरण बहुत जल्दी मुड़ता है, तो इसको थोड़ा सा भी यहां मोड़ देंगे तो बैगनी पहले 90 प्राप्त कर लेगा और लाल को ज्यादा मोड़ने के बाद 90 प्राप्त करेगा। समझ लो, यहां पर इसको फिर से समझो, ये थोड़ा है ना, हम लॉजिकली इस बात को समझ रहे हैं। अब जैसे हम दो किरणों पर विचार करें, दो किरणों पर अगर हम लाल किरण, मान लो कि एक उदाहरण के लिए इसे समझ लो, मान लो 30 डिग्री यहां किए और लाल किरण यहां पर आ गया, यानी एंगल 90 डिग्री बना दिया, 33 डिग्री को हमने बोल दिया क्रांति कोण, ठीक है। अच्छा, अगर हम बैगनी किरण को 30 करते, बैगनी किरण को 30 डिग्री देते हैं तो ये बैगनी किरण इससे ज्यादा ना डेविएट कर जाता, तो इससे थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी बैगनी किरण के लिए यहाँ अपवर्तन कोण थोड़ा, यहाँ क्रांति कोण का मान कम रखना पड़ेगा, तब जाके इस पर रहेगा, वरना इसका मान ज्यादा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसको याद रखना है कि सबसे जिद्दी किरण कौन है जो जल्दी नहीं मुड़ता है, लाल किरण जल्दी नहीं मुड़ता है, ओकरा मुड़े लगी ज्यादा कोण चाहिए, और बैगनी किरण जो है ना वो जल्दी मुड़ जाता है, यानी उसका विचलन बहुत ज्यादा होता है, जल्दी मुड़ता है, इसलिए थोड़ा सा भी कोण दे देंगे तो मुड़ जाएगा। तो सबसे कम, सबसे न्यूनतम कोण किसके लिए क्रांति कोण होगा, लाल के लिए कि बैगनी के लिए? तो बहुत जल्दी बैगनी मुड़ता है, तो छोटे से एंगल पर भी बैगनी किरण जल्दी मुड़ जाएगा और लाल किरण जल्दी नहीं मुड़ेगा। तो याद रखना, जिसमें जल्दी मुड़ने की घटना है ना उसके लिए विचलन कोण का, यानी यहाँ पर क्रांति कोण का मान कम आएगा, विचलन कोण का नहीं, क्रांति कोण का मान कम आएगा। सबसे ज्यादा क्रांति कोण किसके लिए मिलेगा, लाल के लिए, सबसे कम क्रांति कोण किसके लिए मिलेगा, बैगनी के लिए, बाकी इसी के बीच में सब रहेंगे बढ़ते हुए क्रम में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आगे देखो, याद रहेगा ना, लाल माने जीत दी, अब भंटकवा कलर माने बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसानी से मुड़ जाता है, जो आसानी से मुड़ता है उसके लिए क्रांति कोण कम होती है, जो बहुत जिद्दी होता है जैसे लाल किरण वो जल्दी मुड़ता नहीं, उसके लिए क्रांति कोण ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन में डाला था कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांति कोण सबसे कम किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। तो बैगनी किरण बहुत आसानी से मुड़ता है, कम एंगल पर भी यह सरलता से मुड़ जाएगा, इसलिए बैगनी किरण के लिए होगा इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजाकिया टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लेंस 1.5 का नभ्यांतर, यानी एक लेंस है, इस लेंस का अपवर्तनांक दिया है बाबू 1.5, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसका नभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नभ्यांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1 पॉइंट, यानी इसका नभ्यांतर बने होता है फोकस दूरी। तो इसका फोकस दूरी जो है ना वो हवा में कितनी है, 1.5 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, सब छोड़ो ना। सुनो, अगर लेंस का अपवर्तनांक जितना है और अगल बगल के माध्यम का भी अपवर्तनांक उतना है, तो एक कंडीशन में लेंस लेंस नहीं रह जाएगा, कांच का टुकड़ा जैसा बिहेव करेगा। यानी लेंस जिस अपवर्तनांक का है
उसी अपर्तनांक वाले मीडियम में अगर इस लेंस को रख दिया जाए तो फिर ये लेंस लेंस नहीं रहेगा, कांच का टुकड़ा बन जाएगा। अच्छा, जितना अपर्तनांक इसका है उससे कम अपर्तनांक बाहर में मीडियम में है, तब यह लेंस अपना नेचर नहीं बदलेगा। अब अगर लेंस का अपर्तनांक कम है और बाहर का अपर्तनांक ज्यादा है तो लेंस अपना नेचर बदल देगा। सुन लो, यहां लिख देता वैसे, म्यू लेंस बराबर म्यू मीडियम। यहां पर एक टेक्निक देते हैं, लेंस का अपर्तनांक और मीडियम का अपर्तनांक अगर बराबर है तो इसका फोकस, रेडियस सब अनंत हो जाएगा। चूंकि यह लेंस एक कांच का टुकड़ा बन जाएगा, कांच के सपाट टुकड़े के लिए फोकस दूरी अनंत होती है। अच्छा, लेंस का अपर्तनांक ज्यादा, माध्यम का अपर्तनांक कम, तो ऐसे कंडीशन में लेंस अपना नेचर बदल देगा, यानी उत्तल होगा तो अवतल जैसा बिहेव करेगा, अवतल होगा तो उत्तल जैसा बिहेव करेगा, नेचर बदल देगा। अगर लेंस का अपर्तनांक कम और माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा हो तो ऐसे कंडीशन में लेंस अपना नेचर नहीं बदलेगा, यहां नेचर बदलेगा, नेचर बदलेगा यानी उत्तल अवतल बन जाएगा, नेचर बदलेगा, नेचर, लेंस का अपर्तनांक ज्यादा माध्यम का कम, नेचर नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा। अब लेंस का अपर्तनांक कम और माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा, नेचर बदल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन डाल देगा कि एक लेंस उत्तल लेंस है, इसका अपर्तनांक 1.5 है, इसको हमने 1.6 अपर्तनांक वाले मीडियम में डाल दिया, यानी लेंस के अपर्तनांक से मीडियम में के अपर्तनांक ज्यादा हो गए। तो ऐसे कंडीशन में लेंस उत्तल है तो अवतल जैसा बिहेव करेगा, अवतल है तो अवतल जैसा उत्तल जैसा बिहेव करेगा, नेचर ही चेंज कर डालेगा। तो याद रखेंगे, लेंस का अपर्तनांक ज्यादा, माध्यम का अपर्तनांक कम है तो ऐसे कंडीशन में नेचर नहीं बदलेगा। लेंस का अपर्तनांक कम और माध्यम का अपर्तनांक ज्यादा है तो नेचर बदल जाएगा। अब अगर लेंस का अपर्तनांक और माध्यम का अपर्तनांक बराबर है तो यह एक साधारण कांच का टुकड़ा जैसा बिहेव करेगा, या फिर वो लेंस, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर लेंस है जिसका अपर्तनांक 1.5 है, इसको 1.5 मीडियम में रख दिया गया है तो लेंस दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो देखो, लेंस नहीं भी दिखेगा और दिखेगा भी तो कांच को बिहेव कैसा करेगा, तो कांच के टुकड़ा की तरह। कांच का टुकड़ा का जो फोकस होता है या रेडियस होता है वो अनंत होता है। पूरा बात आप लोग दिमाग में बैठा लेना। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मजाकिया टाइप के। अभी देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने की दिशा किधर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि v वेक्टर यानी v कैप बराबर e कैप क्रॉस b कैप, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट जिस दिशा में आ जाए उसी दिशा में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा। ये बताया हुआ है, 2 दिन की वीडियो पहले हमने अपलोड किया था। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सावधानी से, इसलिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात के रूप में प्रकाश की चाल डिफाइंड होती है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड या वेग छेदकर्ता जो होता है, वेलोसिटी सेलेक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के रूप में होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में होगा, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ए रेशियो होता, अगर ई बटा बी रेशियो होता तो यूनिट लिखते मीटर प्रति सेकेंड। हमारे पास जो रेशियो है बी बटा ई है, तो बी बटा ई का यूनिट जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा सेकेंड मीटर के पावर -1। यानी बच्चे इसमें ये वाला ऑप्शन मार के आए होंगे और खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये पूछा था ई बटा बी नहीं, ये पूछा था बी बटा ई, यानी उल्टा पूछा था। ई बटा बी को हम लोग बोलते हैं वेग छेदकर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर। पढ़ाया हुआ है बाबू, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर वो वेग होता है जिस वेग को प्राप्त करके आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिना डाइवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। अब उसमें पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात के रूप में हमारे पास वेग छेदकर्ता की प्राप्ति होती है। प्रूफ भी किया हुआ है, v बराबर e बटा b। चैप्टर निकाल के देख सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है। तो याद रखिएगा, e बटा b अगर दे दे,
E बट्टा बी दे दे तो वेग का जो मात्रक होता है ना वही लिख देंगे मीटर प्रति सेकंड, लेकिन b बट्टा ई दे तो इसको उलट के बोलेंगे, तो उलट के बोलेंगे यानी मीटर प्रति सेकंड उल्टो तो सेकंड प्रति मीटर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, देखो इसमें ऑप्शन में थोड़ा ध्यान देना है, इसमें चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं लिखा है, पहला ऑप्शन डाला है प्रकाश की तीव्रता पर। जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, उसको हमने आपको पढ़ाया है h बराबर न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू को कहते हैं आपतित प्रकाश तरंग की आवृत्ति और न्यू नॉट बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपतित ये जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना वो केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन आवृत्ति आपके पास नहीं है, ऑप्शन में आवृत्ति नहीं डाला है। तीव्रता पर नहीं निर्भर करती, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर। देखो धातु के कार्यफलन, ये वाला ऑप्शन राइट होगा, धातु के कार्यफलन पर निर्भर करेगा, वर्क फंक्शन पर निर्भर करेगा, ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना। कार्यफलन को डिफाइन करो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा को पाकर के केवल इलेक्ट्रॉन निकलता है उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन चलता नहीं है। अब मान लो कि कोई मेटल है, अब ये मेटल कह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकालेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दोगे। एक मेटल ही कर रहा है, दूसरा एक मेटल है वो कह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन तब निकालेंगे जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे। तीसरा मेटल है और तीसरा मेटल कह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉन तब निकालेंगे जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे मिलेगा। यानी सारे मेटल में फरमाइश कर रखा है। एक मेटल कह रहा है कि हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलतो तब इलेक्ट्रॉन बाहरी आवे देबो न तो ना। दूसरा कह रहा है कि 3 मिलतो तब आवे देबो, और तीसरा कह रहा है कि 4 मिलेगा तब आने देगा। मान लो कि इस पर लाइन पड़ रहा है, फोटोन के रूप में एनर्जी आ रही है। अब फोटोन के रूप में एनर्जी आ रही है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लेकर आया है एक समझने के लिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें मिलेगा तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही चला जाएगा, बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखेगी। इसमें मिलेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाएगा, तो बचेगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को चलाने में लग जाएगा। इसमें रहेगा तो इसमें मिलाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके चलेंगे, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में चलेंगे तेजी से, तो जिसका कार्यफलन कम होगा। क्योंकि कार्यफलन इसका कम है तो 10 फोटोन मिला, 10 एनर्जी मिला, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो बच गए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा दंदना के ना चलेगा। एकरा में क्या कर रहा है, 10 मिल रहा है, 4 खा जा रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने में, बच गया 6, तो 6 से कहां उतना चलेगा। एकरा में क्या होगा, एकरा में मिलेगा 10, 10 में से 3 खा जाएगा तो बच जाएगा कितना, 7, 7 से उतना स्पीड नहीं होगा जितना स्पीड इसमें होगा। इसमें 10 मिलेगा और 2 खाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाले लगी, अब 8 बचेले, 8 बचेले तो पूरा दंदना के इलेक्ट्रॉन चलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा होगी उसी के लिए होगी जिसके लिए कार्यफलन ऊर्जा की मांग कम होगी। जिसके लिए कार्यफलन ऊर्जा की मांग कम होगी उसी के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा महत्तम होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप ज्यादा फोर्स देंगे धातु के कर्म कार्यफलन पर। अगला क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत धनाधन क्वेश्चन एकदम सॉल्व करो। और अगर किसी प्रकार के डाउट हो रहा हो, किसी प्रकार की समस्या लग रहा है ना कि हमको उतना बढ़िया समझ में नहीं आया है या फिर कुछ वगैरह वगैरह, कमेंट जरूर करना। कमेंट करना कि थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए या वगैरह वगैरह, जो भी आपको समस्या है बताओगे, नहीं तो हम तो एकदम रपेट के चले जाएंगे। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि फिजिक्स में इस बार आप लोग से बहुत ज्यादा हम स्वार्थ लगा के रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके भी कीर्तिमान स्थापित कर दो, सुविधा के अभाव में भी आप कीर्तिमान स्थापित कर दो। 20वां नंबर क्वेश्चन सुनो, इनमें कौन आवेश रहित है, माने चार्ज एकरा पर ना हुआ है। अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस में अल्फा पर चार्ज होता है, वह याद रखना। बीटा पर -1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है,
ये फोटोन जो कण है ना न्यूट्रल होता है, एकरा पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक और गधा डाल दिया फोटोन, एगो डाला फोटोन का, एगो डाला फोटोन। हालांकि ऑप्शन फोटोन फोटोन का नहीं होना चाहिए, ये सब किताब के एडिशन में प्रॉब्लम होती है, जिस वक्त इसका प्रिंटिंग होती है ना उस वक्त। याद रखिएगा फोटोन कण पर कोई चार्ज नहीं होता है, एक प्रकार के एनर्जी पार्टिकल है, इसको रेस्ट की अवस्था में मास भी शून्य, फोटोन का रेस्ट मास 0। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब इसमें भी ऑप्शन गलत डाला है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं है? देखिए ये जो हैम्प्री श्रेणी दिया है ना, हैम्प्री श्रेणी कुछ होता नहीं, पास्टियन श्रेणी को हैम्प्री श्रेणी कर दिया है, गलत काट देना, इसको पास्टियन श्रेणी डाल देना। पास्टियन श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, ये सभी श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी होती है दृश्य के अंतर्गत, सॉरी बामर। हैम्प्री श्रेणी नहीं होता है, पास्टियन श्रेणी होता है, फुंड श्रेणी होता है, ब्रैकेट श्रेणी होता है, लाइमन श्रेणी होता है, ब्रैकेट श्रेणी होता है, लेकिन हैम्प्री श्रेणी, पास्टियन श्रेणी डाल देना। देखो पास्टियन, फुंड, ब्रैकेट ये सभी अवरक्त के भाग, सभी अवरक्त के भाग हैं। और लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी है। तो इसमें प्रश्न कहा है कि कौन सी श्रेणी जो है वो अवरक्त भाग में नहीं है, तो लाइमन श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं है। याद रखना, बामर श्रेणी दृश्य होते हैं, लाइमन श्रेणी अदृश्य होते हैं। बामर श्रेणी को आप देख सकते हो, फिर इसके बाद ब्रैकेट हो, पास्टियन हो, फुंड हो, ये सभी अवरक्त की श्रेणियां होती हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन डाल देता ना कि कौन सा श्रेणी दृश्य के अंतर्गत है, बामर श्रेणी का ऑप्शन होता तो मार देते, दृश्य होता तब। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा 11th क्लास में, या फिर सेकेंड ईयर के फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसकी जिक्र होती है। तो इसमें हाइड्रोजन श्रेणी 5 श्रेणियों में डिवाइड हुआ। लाइमन, जब इलेक्ट्रॉन अनंत इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में जंप करता है तो लाइमन बनाता है, इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में जंप करता है बामर बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में जंप करेगा तो बामर बनाएगा, इससे बनने वाली जो किरणें होंगी वो दृश्य होंगी। और इलेक्ट्रॉन तीसरा कक्षा में जंप करेगा तो पास्टियन बनाएगा, चौथा में जंप करेगा तो ब्रैकेट बनाएगा, पांचवा में जंप करेगा तो फुंड बनाएगा। इस तरह से विभिन्न श्रेणियां बनाती है। अच्छा, ब्रैकेट श्रेणी को छोड़कर, सॉरी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी जो होती है वो पराबैंगनी होती है, बामर श्रेणी जो होती है वो आपको दृश्य होता है, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, पास्टियन श्रेणी, ये सब जो श्रेणियां हैं वो अवरक्त के श्रेणी में आती हैं। तो आपके प्रश्न में ये डाला गया है कि कौन सी श्रेणी जो है वह अवरक्त की नहीं है, तो लाइमन श्रेणी जो है वो अवरक्त की नहीं है। याद रखना, लाइमन श्रेणी, लिख दो क्या, ये याद रखो, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी ये होता है पैराबैंगनी, पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, यूएलटी लिख दो, समझ जाना, अल्ट्रावायलेट। अच्छा, बामर, विजिबल, बामर जो होंगे ना वो विजिबल होंगे, दृश्य, विजिबल, विजिबल दृश्य। ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, पास्टियन है, पास्टियन पहले आएगा, पास्टियन है, ब्रैकेट है, पास्टियन, ब्रैकेट ऑफ फुंड, ये सभी जो हैं वो इंफ्रारेड है। कैसा है? अवरक्त, इंफ्रारेड, अवरक्त। अब कह रहा है कि कौन सा श्रेणी जो है वो अवरक्त की नहीं है, तो लाइमन श्रेणी अवरक्त की नहीं है। बामर श्रेणी भी अवरक्त के अंतर्गत ही आते हैं, इसमें भी आपको अवरक्त का रेंज आ जाता है, इसलिए बामर श्रेणी को आप टिक मत मानना, बामर है भी नहीं, आपके ऑप्शन में नहीं है, तो बामर पर तो विचार करना ही नहीं। हैम्प्री श्रेणी नहीं है, इसमें गलत डाल दिया है। 22वां नंबर क्वेश्चन तो भैया बढ़िया है। 22वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन लो। एक सूत्र होता है, इस सूत्र को ध्यान में रखना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के विभिन्न सेल्स में कितनी एनर्जी होंगे, इस एनर्जी को हम nवें सेल तक के लिए निकाल सकते हैं, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²।
n स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है ना, प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा इतनी, इसके दूसरी बोर कक्षा में कितनी एनर्जी होगी दूसरी में, तो प्रथम में दे दिया है, प्रथम में n का मान इतना रखोगे तो इतना ही आ जाएगा। पहला कक्षा में लिखना होगा -13.6 बटा में 1 का स्क्वायर, तो यही रह जाएगा -13.6। दूसरा कक्षा में रखना है लागू, तो -13.6 बटा 2 का स्क्वायर यानी -13.6 बटा में 4। आप इसे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो ऐसे पता चल रहा है, देखो पहला ऑप्शन से मैच करेगा, पहला ऑप्शन से मैच करना चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा कक्षा में ना, ये वाला सूत्र याद रखना कि हाइड्रोजन एटम के nवें सेल के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होती है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा में n स्क्वायर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, बोर परमाणु मॉडल के थ्रू इसको पढ़ा जाता है। बीटा किरणें, अच्छा है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लो, 23वां नंबर क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि को अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो कोई बता देगा, हाफ लाइफ, अर्थ आयु। बी ऑप्शन, इसमें कोई जान नहीं है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है भैया, बीटा किरणें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, विद्युतीय क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाएगा, यानी चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन संख्या डी इसका सही होगा। 25वां कह रहा है कि एन टाइप पर देखो, एन टाइप अर्धचालक तब बनता है जब 4 संयोजकता में 5 संयोजकता ऐड होती है। जर्मेनियम है 4 संयोजकता वाला, इसमें फास्फोरस ऐड कर देंगे तो एन संयोजकता बन जाएगी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। 3 संयोजकता जोड़ देंगे ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, नंबर ऑफ होल बढ़ जाएंगे। याद रखें, जर्मेनियम आर्सेनिक इस सब के साथ 3 संयोजकता वाले कोई अशुद्धि मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने से नंबर ऑफ होल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ होल बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस बढ़ने से पी टाइप कहलाता है। अगर 4 संयोजकता वाले एलिमेंट के साथ 3 संयोजकता वाला जोड़ेंगे तो पी टाइप बनेगा। 4 संयोजकता वाले एलिमेंट के साथ अगर 5 संयोजकता वाले अशुद्धियों को जोड़ेंगे तो एन टाइप बनेगा। एन टाइप में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन आएगा। एन इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नेगेटिव चार्ज की इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इन्फ्लुएंस बढ़ने से एन टाइप हो जाता है। पूरा डिटेल में बताया है, इसमें आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। नैंड गेट, एंड गेट ये होता है ए एंड बी होगा सी, तो सी ना दे के वाई दिया गया, नहीं होगा सर, नैंड गेट का सिंबल हो गया, यानी नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होगा ए एंड बी, नहीं होगा वाई। पूरा डिटेल में बुलियन व्यंजक को ऐसा बताया हुआ है, इसमें तो टाइम देना भी हमारे लिए संभव नहीं। पिछले क्लास में हमने डबल एंटीना यानी टावर से टावर कैसे ट्रांसमिशन करते हैं स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू, उसमें बताया था। इसमें सिंगल टावर के लिए फॉर्मूला है, तो सिंगल टावर के लिए फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो, r बराबर √2a2re अब इनटू h, जहां h हो जाएगा टावर की ऊंचाई या एंटीने की ऊंचाई। अब इसमें आपको रेडियस अर्थ का पता होना चाहिए। पृथ्वी का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। भाई आपको सॉल्व करना होगा, खुद गुना भाग करो, ये आपके लिए है। देखिए आपको बता देता हूं क्या क्या रखना पड़ेगा। ये गुना भाग कर लेना, हमारे भरोसे मत रहना, गुना भाग बच्चे करेंगे सही रहेंगे। r बराबर टावर से जो रेंज निकलता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 2re into h, सिंगल टावर के लिए। डबल टावर होता है, टावर से टावर कम्युनिकेट होता तो एक बार रिसीविंग के लिए, एक बार ट्रांसमीटर के लिए, एक बार यहाँ r होता फिर 2rehp होता, t फॉर ट्रांसमीटर, यानी एक भेजने वाला एगो पकड़ने वाला, एगो भेजता है एगो पकड़ता है, दो को टावर हो जाए, ट्रांसमीटर और रिसीवर। एक भेजने वाले को ट्रांसमीटर कहते हैं, एक रिसीव करने वाले को रिसीवर कहते हैं। दो को टावर हो जाता तो फॉर्मूला एक और ऐड होता है, प्लस 2rehT और 2re प्लस hr। पिछले क्लास में वीडियो में अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो इसमें सिंगल टावर है, देखो फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे। 2re कितना रख लेंगे, तो 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर को वैज्ञानिक विधि में बदलो, 6400 किलो यानी 3 जीरो और मीटर,
इसको वैज्ञानिक विधि में बदलोगे 6400 किलोमीटर ऐसे रखो, यानी कितना मीटर 64 1 2 1 2 3। और हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है एंटीना के एच है, एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई दिया है बंधु 245 मीटर, कितना 245। अब इसको आपको दम है तो सॉल्व करके आंसर मिला लेना, काम समाप्त। यानी 2017 में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 2017 में इतने सवाल पूछे गए थे और इन सवालों को हमने आपके बीच में जिक्र किया। कल इसके लघुत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। आज हम सोचे थे कि आप लोग के बीच में लाइव आऊंगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी जिस घर में मैं रह रहा हूं उस घर में टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर वाईफाई या फिर इंटरनेट जो कहते हो ना थोड़ा स्लो चलता है, तो थोड़ी समस्या होने के कारण हमने रिकॉर्डेड वीडियो आपको तक भेजा है। आप अपना फीडबैक देना कैसा लगा। थोड़ा स्पीड में थे जानबूझ करके, थोड़ा स्पीड भी पढ़ना सीखो। पढ़े हुए चीजों को स्पीड नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, कब तक रेंग कर चलोगे, उड़ने की भी जरूरत पड़ती है। 3 कारणों से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभाव में भी प्रभाव दिखाई देता है, दम होना चाहिए। इसी तरह से यूट्यूब पर बने रहें, अपने मित्रों को कहें कि परीक्षा की मन से तैयारी करें, और किसी भी प्रकार के हमसे अगर सहयोग की उम्मीद है तो आप बेहिचक आप हमसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं को हम सॉल्व कर